आपकी एक बहुत लंबी जर्नी रही है एकता कपूर के साथ। एकता हैपेंड बाय चांस और उसी को मैं अपना टर्निंग पॉइंट मानूंगी बिकॉज मेरे करियर का सबसे बड़ा क्राफ्ट वहीं से उठा था। मैंने कहा जब मैं गई थी वो बालाजी नहीं था। तो आप पहले से जानते थे एकता कपूर? ऑलमोस्ट 1 महीना गुजर गया तो मैं बोल रही थी कि एकता है कौन। पहली बार मेरा 1-on-1 होने वाला था एकता से। वो खुद भी इतना क्रिएटिव है तो वो एकदम परफेक्शन चाहती है। अगर उसने एडिट में दिखला लाइंस नहीं है तो वो रीशूट कराएगी। एज ए क्रिएटिव आपका फोकस किस चीज के ऊपर होता था? कहानी, किरदार या ऑडियंस? एक्चुअली मैं एक चीज का बहुत बड़ा क्रेडिट एकता को देना चाहूंगी क्योंकि जब मैं चैनल वी से आई बालाजी में मेरे को स्टोरी बिल्कुल नहीं आती थी करनी। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो जिसको फाइनल कर लेती है फिर वो रहता ही है। एकता एक ऐसी इंसान थी कि उसको सिर्फ काम देखना है। कोई मेरी फेवरेट है नए लोगों को चांस देने में तो वो एकता कपूर है। तो आज भी एकता मुझे क्रेडिट देती है। म्यूजिक सीखना तो निवेदिता से सीख लो। मैं और सुशांत साथ में डांस करते थे और सुशांत वॉज गुड ऑफ माई फ्रेंड। मैं दिल्ली में था उस वक्त, तो सुशांत को रिप्लेस कर रहे हो। मैंने क्यों कर रहे हो भाई? वो फोकस बंदा था वो, मतलब उसके माइंड में इतनी क्लैरिटी थी। टेलिंग यू, वो जो बोलता था कि मैं इस स्टेज में ये करूंगा, फिर मैं यहाँ असिस्ट करूंगा, उसके बाद मैं इस एज में लॉन्च हो जाऊंगा। एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत ही मतलब तारीफ करना चाहूंगा मैं, अच्छा था। छोटे शहरों का एस्पिरेशन था, इतनी उन लोगों को भूख थी। मतलब मुझे लगता था कि ये लोग जो है ना इनको दिखाना चाहिए हमारे एक्टर्स को जो इतने हमें टैंट्रम्स दे रहे हैं। अच्छा, टीआरपी का प्रेशर भी काफी रहता होगा। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि हम लोग एकता के साथ काम कर रहे थे, तो हमारे लिए तो चैनल ही एकता था। फॉर्चुनेटली हमें वहां से उतना प्रेशर नहीं आता था क्योंकि वो एकता को ही प्रेशर करते कि अब देख लो। आज के ऑडियंस में और तब के ऑडियंस में क्या डिफरेंस फील करती है? ऑडियंस तो हैज चेंज्ड नॉट 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो आपका कभी मन नहीं किया कि एक्टिंग कर ले? बिल्कुल भी नहीं। आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं अश्विन वर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर पॉडकास्ट विद अश्विन वर्मा के एक धमाकेदार एपिसोड में। जब हम इंडियन टेलीविज़न के गोल्डन पीरियड की बात करते हैं तो सिर्फ एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव माइंड भी होते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में एक ऐसे ही क्रिएटिव माइंड की हम बात कर रहे हैं जिन्होंने टेलीविज़न के इतिहास में एक अलग ही शेप दे दिया है। दोस्तों, आज बात होगी क्रिएटिविटी, प्रेशर, टीआरपी और उस सच की जो कैमरे के पीछे छिपा होता है। और ये बातें होंगी उस हस्ती के साथ, उस क्रिएटिव माइंड के साथ जिन्होंने बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ, एकता कपूर के साथ 15 सालों तक इंडियन टेलीविज़न के शोज़ में अपनी क्रिएटिविटी का जलवा बिखेरा है। चलिए आप और हम मिलकर स्वागत करते हैं क्रिएटिविटी की दुनिया में धमाका करने वाली क्रिएटिव निवेदिता बासु का। तो निवेदिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में एंड उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा और बहुत एंजॉय करेंगे आप इसमें। तो मेरा पहला सवाल ये है निवेदिता कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? आपकी एक बहुत लंबी जर्नी रही है एकता कपूर के साथ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। और आई थिंक एकता हैपेंड बाय चांस और उसी को मैं अपना टर्निंग पॉइंट मानूंगी बिकॉज मेरे करियर का सबसे बड़ा क्राफ्ट वहीं से उठा था। इसके पहले फिक्शन के पहले मैं एक्चुअली नॉन फिक्शन में थी। मैं चैरिटी में थी और बिल्कुल वो जो यो सेटअप होता है उधर से आई थी। और हम लोग उधर भी नॉन फिक्शन और रियलिटी ही बना रहे थे। तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ म्यूज़िक की तरफ ही टेंटेड थी, बट सडनली स्टार डिसाइडेड कि उन लोग उसको चैनल को प्योरली म्यूज़िक बनाना चाह रहे हैं। तो मुझे लगा कि अभी यहाँ पे क्या करेंगे। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसके साथ मैं रहती थी चैनल में ही, वंदना ओब्रॉय, और उसने मुझे सजेस्ट करा कि जितेंद्र की डॉटर ना कुछ बना रही है अपना पहला शो प्राइम न्यूज़ के लिए, उनको जाके मिल। तो उस टाइम पे तो सोशल मीडिया नहीं, कुछ नहीं होता, तो गूगल का भी एक्सेस नहीं था। मुझे कुछ मिला ही ना कि जितेंद्र की डॉटर भी है, उनकी कोई डॉटर भी है। तो उसने कहा नहीं जाके मिलना। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने एक रिलीजियस उस पे जाना है बिकॉज मेरे को बहुत मन था कि मैं अपनी दादी के साथ ना सारे रिलीजियस श्राइन्स करूँ और उनको साउथ के मंदिर यहाँ वहाँ दिखाऊँ बिकॉज वो थोड़े रिलीजियस नेचर की थी। तो मैंने कहा कहती नहीं जस्ट जाके मिल ले। तो बस वो दिन था कि मैं मिलने गई। उसके बाद आप मानोगे कि मैं 365 दिन मुझे एक
सिंगल डे का ब्रेक नहीं मिला। माय गॉड, सिंपल डे आई जॉइन। राइट। तो मैं अब वहाँ बहुत जाके- स्टार्टिंग से आप जुड़े हुए हैं उनके साथ। तो इनफैक्ट कई लोग जब मेरे को बोलते हैं ना अरे आप बहुत लकी है बालाजी में थे, मैंने कहा जब मैं गई थी वो बालाजी नहीं था, मैं दूरदर्शन का एक शो कर रही थी वहाँ पे। ओह, इनफैक्ट मेरा पहला शो वहाँ पे था कैप्टन हाउस करके, जिसमें एक यश टॉम थे, और फिर मैंने एक शो कर्मा दिया, वो भी यश टॉम के साथ था। ओके ओके। तो उस टाइम पे हमारा पहला प्राइम टाइम क्योंकि भी नहीं आया था, लॉन्च हुआ था 3 जुलाई 2000 को, ओह, और मैं मार्च में वहाँ पे गई थी। तो उसका ऑलरेडी उन्होंने शायद पायलट कर लिया था, उसका नाम था अम्बा पहले, अम्बा, फिर बाद में एकता ने उसका नाम वो बदला। तो मैं बड़ा सके तो के देखती थी। इनफैक्ट सबसे पहला मेरा वहाँ पे इंटरेक्शन का अनुराग बासु का एक शो करते थे, कोशिश एक आशा, जो Okay. उस टाइम का बहुत ही पॉपुलर शो था। तो मैं तो ऐसे ही घूम रही थी, और मैं आप मानेंगे नहीं, ऑलमोस्ट 1 महीना गुजर गया, तो मैं बोल रही थी कि तक है कौन, मतलब मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ, है कौन, वो दिख ही नहीं रही है। और इस समय सारी शूटिंग बालाजी में ही होती थी। तो अभी भी जो बिल्डिंग है बालाजी, तब शूटिंग सब वहीं होती थी, सब मतलब वहीं अब नॉर्मली अभी तो स्टूडियोज वगैरह सब हो गए हैं। उस टाइम पे भी था एक दो स्टूडियोज, और तब क्या बंगलोज में शूटिंग होती थी, जूहू वगैरह में, नागी वेला था, ओह, yes, then yes, yes, सुबह yes. में एक था, देन ईस्ट में था, क्योंकि वो सेट सिस्टम थे नहीं उस टाइम पे, सिवाय फिल्म सिटी जहाँ पे भी सेट्स नहीं थे वहाँ में हम आउटडोर करने जाते थे। ओके। तो बालाजी में ही शूट होती थी। तो मेरी जो बॉस थी इमीडिएटली वो मेरे को थोड़ा काम देती थी, उसका मेरे को समझ ही नहीं आता था क्या करूँ, तो मैं हर शूट फ्लोर पे ना घूमती रहती थी। अच्छा, Fourth पे, कभी fifth पे। ओके। तो ऐसे ऐसे करके मेरे मतलब ये सारे मेरे इंटरेक्शंस हुए कि यहाँ पे ये शूट हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। फिर उन्होंने एक शो चैनल 9 करके था कॉल, उसके लिए बनाया, कभी सौतन कभी सही। तो उसमें भी मैं थी, और कसौटी का फर्स्ट एपिसोड एडिट हो रहा था। ओके। तो आई थिंक वहाँ से मेरा करियर का हाई आई वुड से शुरू हुआ, क्योंकि एकता एक ऐसी इंसान थी कि उसको सिर्फ काम देखना है। वहाँ पे बालाजी में कभी भी ऐसा नहीं था कि अच्छा आपने 1 साल लिया, जैसे गवर्नमेंट जॉब होता है ना कि पहले आपको 1 साल होना है फॉर परमानेंट, फिर आपको 2 साल के बाद ये पोजीशन मिलेगा। मतलब उनको एक एडिट मैंने देखने की देर थी, एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो मैं शो की क्रिएटिव फंडिंग, वाओ, उसके पहले आई वाज डूइंग एन एसोसिएट्स जॉब एंड दिस जॉब एंड दैट। तो आप पहले से जानते थे एकता बिल्कुल कपूर को? नहीं, मैं पूरे में जब बिल्डिंग में घुसी मैंने कहा डॉटर कौन है, दिखती कैसी है। इनफैक्ट मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन था जब एकता काफ़ी हाइपर थी, और उस टाइम पे वो खुद भी यंग थी। मैं 19 में जब गई थी वहाँ पे, आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड एंड शी वाज आल्सो वेरी यंग। तो मैं एडिट में बैठी थी ऐसे ही, जैसे मैंने आपको कहा मैं हर फ्लोर में बस घूमती रहती थी, क्योंकि कुछ काम तो था नहीं, इतना सा काम मिलता था। मैंने कहा कुछ तो मैं सीख लूँ। तो एडिट मेरा फोर्टे था, क्योंकि मैं चैनल वी में भी एडिटिंग की बहुत मास्टरी मैंने करी थी, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको उस टाइम पे याद है ना, इंग्लिश गाने हिंदी एक्टर्स पे हिंदी, करते थे, राइट और राइट, हिंदी गाने इंग्लिश इंग्लिश, एक्टर्स पे। जी जी जी। तो वो मेरा बड़ा माहिरी था। तो मैं एक एडिट पे बैठी थी और ऐसे ही कुछ कर रही थी, एंड एकता सर ने चिल्लाते हुए एंटर करी, ओके। खाओ मुझे वो है। तो मैं तो डर गई, मैंने कहा कौन है अभी। तो मेरे को रियलाइज हो गया एडिटर्स को देख के कि शायद यही है। इंट्रोडक्शन। सो वो आई, एंड उस दिन मैं वहाँ पे बैठी थी ना, सडनली खड़ी, क्योंकि मेरा एडिटर करती है, तो शी सेड हु आर यू। तो मैंने कहा मैं निवेदिता हूँ। तो उसने कहा किसके? तो मैंने कहा मैं इनके साथ अंडर काम कर रही हूँ, एपिसोड दिखाओ तुमको। थोड़ा सी वो हाइपर हो गई एपिसोड की। तो उसने बोला कि कहाँ है मेरी बॉस? तो मैंने कहा वो शूट पे गई है। तो मैं क्या भी कह रही, ये चेंजेस करके तुम मेरे पास आओगी नीचे फर्स्ट फ्लोर। ओके। तो मुझे तो डर नहीं था, क्योंकि एडिट तो मेरी मास्टरी थी, मुझे स्टोरी टेलिंग नहीं आती थी। मैंने कहा ठीक है। तो 1 घंटा क्या, मैंने मतलब 45 मिनट्स में वो चेंजेस कर लिए। तो अब उसने, मेरा एडिटर संजीव से कहा अब आप लेके चलो। अच्छा, मैंने लगा ठीक है लेके चली जाती हूँ। पहली बार मेरा 1-on-1 होने वाला था एकता के साथ। मैं बैठी 1 घंटा 2 घंटा, और एकता था सुपर बिजी पर्सन उस टाइम पे, क्योंकि इतना कुछ चल रहा था। 3-4 घंटे गुजरते, और उसके बाद सडनली एकता बाहर आई रूम से। उसने कहा कि यस। तो मैंने कहा वो देखना था। कहती तो मैं पहले नहीं दिखाना था। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट की तरह देखा कि मैं तो आई थी पहले, आपने बताया नहीं, क्योंकि यू डिडंट वांट टू डिस्टर्ब, बट मैंने कुछ नहीं बोला। वो आई और उसको इतना पसंद आया, एंड देन द नेक्स्ट थिंग आई एम देयर। तो मेरे लिए तो बहुत ही पॉजिटिव था वो फर्स्ट, जो नेगेटिव की तरफ जा रहा था चिल्लाने में, इन बिकेम पॉजिटिव फॉर माय करियर। बट हमने सुना है कि वो अगर शाउट भी करती हैं तो वो एक्चुअली वो खुद भी इतना क्रिएटिव हैं कि जो भी शोज़ वो करती हैं तो वो एकदम परफेक्शन चाहती हैं। तो ऐसा कोई इंसिडेंट शूटिंग इन ड्यूरिंग शूटिंग कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि जब उनको ऐसा लगा हो कि कोई शॉट ठीक नहीं हो रहा है या कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वहाँ पर उन्होंने करेक्ट किया हो चीज़ों को आकर? मतलब ऐसा सुना है कि वो कभी भी शूटिंग सेट पर पहुंच जाती हैं और चेक करती हैं कि सब चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ? कि कभी ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी शूट पे जाते थे तो करेक्शंस होते ही थे। ओके। क्योंकि देखिए
क्रिएटिविटी इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन. आपके लिए जो क्रिएटिव शॉट अच्छा लग रहा है उसके लिए अलग होगा. तो वो इतना परफेक्शन में होती थी, आप जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि उसकी जो लाइंस है, मतलब अगर उसने एडिट में दिख लिया लाइंस नहीं है तो वो रीशूट कराएगी, चाहे वो अपने पे कॉस्ट आ रहा हो. जी जी. क्योंकि उसने जो विजन देखा है, किसी एक आदमी का तो विजन जाना चाहिए. मैं कुछ स्टोरी सोच रही हूँ कहीं एंगल से, आप कहीं सोचो, बट उसने तो स्टोरी थ्रू एंड थ्रू सोची हुई है ना, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. तो हम लोग बहुत अलाइंड होते थे कि उसके विजन से जाना ही है. सेट में जाना मतलब मानोगे नहीं, 20 साल की लड़की आ रही है और वहाँ पे 70-80 साल के एक्टर्स लोग थे, सब बिल्कुल ऐसे भयभीत होते थे. क्योंकि शी वॉज नॉट शाउटिंग, किसी का पर्सनली था. मतलब आज अगर वो शाउट करेगी, डायरेक्टर है किसी को, एक मिनट में शी बी ऑलराइट. तो मेरे माइंड में बहुत क्लियर था. बहुत लोग छोड़ते चले जाते थे कंपनी वगैरह, बट मेरा माइंड में बहुत क्लियर था कि देखो, चाहे मैं अपने पिताजी के साथ हूँ, चाहे मैं टीचर के साथ हूँ, कोई भी वो चिल्लाएगा तो सही, एज लॉन्ग एज आई एम लर्निंग मैं तो रुकूंगी. तो आपने देख लिया 15 साल में 15 साल. राइट. अच्छा निवेदिता, आप जो शो करते थे एज ए क्रिएटिव, तो एज ए क्रिएटिव आपका फोकस किस चीज़ के ऊपर होता था? कहानी, किरदार या ऑडियंस? एक्चुअली मैं एक चीज़ का बहुत बड़ा क्रेडिट एकता को देना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं चैनल में से आई बालाजी में, मेरे को स्टोरी बिल्कुल नहीं आती थी कर. ओके. और मैं इतनी इनामर हो जाती थी जब मैं एकता के रूप में घुसती थी, क्योंकि उसने इतना कंटेंट देखा था. उसको कहते थे कि बचपन में काउच पोटेटो, कि वो बैठ के सिर्फ कंटेंट ही कंज्यूम करती थी. बट वो जिस तरह से अपनी स्टोरी अडैप्ट कर देती थी ना ट्रैक्स में, दैट वाज अमेजिंग. मतलब आप मानेंगे नहीं, हमारे पास इतने वेटरन राइटर्स होते थे, 60-70 साल के, 50-100 उन्होंने ड्रामाज करे हुए हैं, 10 पिक्चरें करी, बट वो जिस तरह से उसको मोल्ड करती थी ना, तो दैट वो मैं एंटायर क्रेडिट उसको दूंगी अपने करियर का, कि मैं स्टोरी टेलिंग उससे सीख गई. ओके. और मैं ये समझ गई कि आप कितना भी उसको एक बुके को सजा लेना, अगर आपका कोर कहानी में दम नहीं है ना, तो चीज़ नहीं चल सकती. Right. फॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे कॉम्पिटिशन व्हेन वी वर स्टार्टिंग वाज लिटिल, बट एज वी ग्रू हमारे साथ और भी लोग आ गए कॉम्पिटिटर्स. तो कहानी ये बैकबोन होती है एक स्टोरी टेलिंग में. और जो बेसिक डिफरेंस मैंने टेलीविजन और फिल्म में एकता से सीखा था, कि टेलीविजन जो था ना वो फीमेल लेड था. तो उसमें कितने भी हीरोज आ जाए, जो बहुत लोगों को ग्राउज रहता था कि हीरोज कुछ नहीं करे, सब हीरोइन करे, क्योंकि फीमेल लेड था. वो बहुत एस्पिरेशनल था. जो हाउसवाइफ्स और हमारी दादीज और सारे जो फीमेल घर पे देख रही थी, उनके लिए कि ये वुमेन कैसे राइज करेगी, उनके लिए ऑलमोस्ट ऐसा था कि आज हमारी बहू बेटियां हैं जो दूसरे घरों में हैं, तो ये किरदार कैसे डील करे. तो शायद हमारी भी जो डॉटर्स और डॉटर लॉज है ना, इससे इंस्पायर होकर कुछ अच्छा कर ले. तो हमारे कंधों पे बहुत बड़ा वो एक लाइक आई वोंट से बर्डन, बट एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हम बहुत अच्छे से दिखाएं हमारी वो एक्ट्रेसेस क्या कर रही है, प्रोटैगनिस्ट क्या कर रही है. तो ऑलवेज आई गिव क्रेडिट टू एकता फॉर दीज थिंग्स विच आई लर्न फ्रॉम हर. वो था आपका बेसिक स्टोरी टेलिंग. क्योंकि आज मैं अपने आप को ये मानती हूँ कि मैं मतलब आई एम अ गुड स्टोरी टेलर. मतलब आज आप मुझे बिठा दो तो मैं, आप 4 मुझे अगर मुद्दे देंगे तो मुझे ये पता है कि मैं आपको यही स्टोरी दूंगी. मैं वो नहीं हूँ कि मैं आपको कल आके बताऊंगी. तो आज उस इतना प्रॉम्प्ट होना भी एक बहुत बड़ी बात है, जो मेरे में नहीं था पहले. मतलब पहले मैं ब्लैंक बैठती थी. फिर मैंने दूसरी चीज़ जो एकता से सीखी थी वो कास्टिंग. मतलब वो तो आपको भी पता है, सबको पता है कि वो बोलते हैं कि एकता जो है ना, वो कास्टिंग की उसकी जो मायरी थी, लाइक नथिंग बियॉन्ड एनीथिंग. मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ. जो हम लोग कसौटी कास्ट कर थे ना, हमारी प्रेरणा नहीं कास्ट हो गई थी. तो एकता, जैसे कि मैंने कहा, कंटेंट तो बहुत देखती थी. उसने डीडी का कोई एक शो देख लिया और उसने मुझे बोला कि ये एक सीन है इतने मिनट पे, उसमें कैरेक्टर्स है, ये लड़की मुझे चाहिए. तो आप मानोगे नहीं, उस शो में ऑलमोस्ट 30 कैरेक्टर्स थे और उसमें कुछ 12-15 और थे. मैं फर्स्ट हीरोइन पे गई, फिर मैं सेकेंड लीड पे गई, वो थर्ड पे गई. आप मानोगे नहीं, उसकी एक फ्रेंड थी जो ये लड़की थी, श्वेता तिवारी. तो मैं इतनी ऑप्शन एकता कह रही, नहीं मैंने कहा मैं क्या गलत देख रही हूँ. शोज ने वही बोला, टाइम वही बोला, कौन सा. तो वो एक इनकॉन्सिक्वेंशियल कैरेक्टर होता है ना, जिसको आप ज्यादा तवज्जो भी नहीं देते, वो एकता ने मार्क कर लिया. तो फिर उसने बोला उसको बुलाओ. सो शी वाज स्टेइंग इन यूपी उस टाइम पे. शी वाज देन हस्बैंड राजू. अब वो पलंग बिल्कुल 1 साल की थी, उसको गोदी में लेकर आई फॉर द ऑडिशन. तो आई वाज टेकिंग एन ऑडिशन फॉर नॉट जस्ट प्रेरणा, आई वाज टेकिंग हर फॉर कलीरी, एक शो हम लोग और करते थे. तो उसके लिए मैंने जब लिया तो एकता ने बोला इसको प्रेरणा के लिए भी ले. वो एक्चुअली कलीरे का हीरोइन हम देख रहे थे, सॉरी उस टाइम. ओके. तो हमारा कसौटी था भी नहीं अभी पाइपलाइन में बनने के लिए. तो उसने कहा उसको इसके लिए भी ले लो.
बस वो दिन था, आई थिंक इट चेंज द फेट ऑफ श्वेता तिवारी और डेफिनेटली क्या सीरियल था, मतलब वो तो मतलब आप पूरा ग्रंथ एक तरह से देख रहे हो आप, ऐसा लगता था। कसौटी ले लीजिए आप, क्योंकि ले लीजिए, कहानी ले लीजिए, क्या मतलब अलग ही एक वो होता था। मतलब सब टीवी खोल के उसी टाइम पे बैठ जाते थे, मतलब वहाँ कोई रो रहा है तो यहाँ भी रोना शुरू हो जाता था, ऐसा चलता था वो। पावर था हमारा स्टोरी। तो आप सब में क्रिएटिव रही हैं उसमें, क्या ऑलमोस्ट 100 शोज करे एकता के क्या बात है। स्मॉल मीडियम सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, क्योंकि होता है ना कि सब लोग सिर्फ सक्सेस का बोलते हैं, तो हमने काफी बैकलैश भी लिया, हमारे शोज नहीं भी चले, बट आई थिंक वो एक मिक्स बैग होता है। देखिए कभी भी आप कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं कि बहुत रेयर होता है कि सब सब्जेक्ट में आप एक्सेल करो, क्या आप हिंदी में भी कर रहे हो और मैथ्स में भी, संस्कृत में भी कर रहे हो और बायोलॉजी में भी। यस यस यस। तो बट फेलियर्स हमें बहुत अच्छी चीजें सिखा देते थे कि क्या नहीं बनाना, क्या बनाना है हिट के लिए, वो तो खैर कोई नहीं पिन पॉइंट कर सकता कि आज ये चीज हिट होगी, बट एटलीस्ट ये पता चल जाता था कि ये नहीं बनाने हैं। राइट। इनफैक्ट बहुत लोग जब कहानियां बताते हैं ना, तो हमने अनुपमा जो है वो 2005 में या 6 में बनाया था, कॉल्ड कहना है कुछ मुझको। एग्जैक्टली सेम शो। एक औरत जो मिड लाइफ क्राइसिस में है, उसका हस्बैंड थोड़ा सा बाहर फ्लॉन्डर करे, और कैसे वो डिसाइड करती है अपने करियर को रेजरेक्ट करने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ को रेजरेक्ट करने के लिए। राइट। तो वो शो हमने तब बनाया था, बट वो शायद बहुत टाइम के पहले आ गया था। बहुत ही सुपर कास्ट थी उसमें, आई थिंक अक्षय था, देन पल्लवी जोशी थी। तो मतलब ऐसा था कि उस टाइम पे मेरे को लगता था एकता ही 20 साल की रखी, कोशिश कैसे सोच रही, कोशिश एडवांस हो गया एक्चुअली, वो 10 साल बाद आता तो शायद वो उतना समझ पाती पब्लिक। तो वही था कि ऑडियंस उस टाइम पे ना चीजें उतना कंज्यूम नहीं कर पा रही थी। जब वो वीकली में था तो वर्क करा, मतलब एक शो जब हमने बनाया कोशिश एक आशा, जिसका बाद में दुल्हन बना, फिर कुमकुम में वो ट्रैक हुए यूएसटा की, जहाँ पे एक लड़का है जैसे एक लड़की शादी करती है, ही इज मेंटली स्टिल अ चाइल्ड। हमारा उस टाइम का बहुत ही सुपर हिट शो था, जिसमें संध्या मृदुति और वरुण बडोला। मतलब मेरे को शो का शूट में गूज़बम्स आते थे, क्योंकि तो अनुराग बासु और एक्टर्स इतने सुपर। तो मुझे तब ये लगता था कि यार ये एकता जो 20-22 साल की, वो सोच कैसे रही है। मतलब आप समझ इतने यंग, जो आज के बच्चे आर आउट देयर पार्टिंग, बीइंग देयर एंड सडनली डूइंग समथिंग एज सीरियस, जिसमें आपके ग्रैंड मदर्स हो रही हैं, आपके मदर्स हो रही है। तो वो काफ़ी एवॉल्व हो गई थी मेंटली इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो वो एक बहुत अच्छी लर्निंग थी, और वही मुझे बहुत इंस्पायर करा कि मुझे तो वही सीखना ही है, ये क्राफ्ट मुझे सीखना ही है, तो मैं तो टिकी रहूँगी एकता के साथ। बिल्कुल। और एकता मैम जो है वो बहुत कंसर्न रहती है हर एक सब्जेक्ट में। मतलब आप कास्टिंग ले लो या आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लो, वो और एक बार जब वो फाइनल कर लेती हैं, मतलब मैंने तो इवन एक्सपीरियंस भी किया है। मुझे उन्होंने एक 9X पे महाभारत आती थी, आपको पता हो तो, उसमें दृष्टद्युम्न के कैरेक्टर में उन्होंने मुझे फाइनल किया था। तो चंदन एक कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करता था वहाँ पर, तो मैं दिल्ली चला गया था कुछ काम से, मेरा नंबर सब ऑफ थे। तो उन्होंने पूरे कास्टिंग डिपार्टमेंट को दौड़ा दिया, यार मुझे यही बंदा चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो मैं आना मत यहाँ पर। जहाँ तक मैंने सुना तो वो कास्टिंग वाले बोल रहे हैं, यार हमने कहाँ कहाँ दौड़ा दिया आपने, एकता मैम मान ही नहीं रही है, तो आप ही चाहिए आप ही चाहिए। नेक्स्ट डे शूट था, तो मैं रात को पहुँचा, फिर नेक्स्ट डे मैंने शूट किया। तो मतलब इस तरह से तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो तब तक मैंने सुना था कि वो जिसको फाइनल कर लेती है फिर वो रहता ही है। और नए लोगों को चांस देने में, अगर कोई मेरी फेवरेट है नए लोगों को चांस देने में, तो वो एकता कपूर है। आई थिंक उस टाइम पे इंडस्ट्री का नॉर्म था, और उस टाइम पे इतने लैक ऑफ ऑप्शंस है ना, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, आप अपना यूट्यूब पे नहीं डालते थे, आपको टेलीविजन में होना है, तो अगर आप एकता के पास नहीं गए तो मतलब फिर कहीं पर भी नहीं गए। और सीरियल शुरू भी तो उन्होंने ही किए थे। डेली सोप का इनफैक्ट ट्रेंड जो केस ज्यादा था वो हमने करा था। बिल्कुल। एंड ये सही है, क्योंकि कहानियां हमारे महाभारत की मैंने भी किया। ओके, अच्छा मैंने 2 दिन ही शूट किया था उसका, देन वो बंद हो गया था शायद, कुछ 9X चैनल ही बंद हो गया था आई थिंक। तो हमने भी एक वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें चलती है कुछ नहीं चलती, बट दैट डजंट स्टॉप द होल प्रोसेस। हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को इवॉल्व कर रहे थे, कुछ नई चीजें ला रहे थे। तो एकता ऐसे इंसान है, वो एडिटिंग हो म्यूजिक हो, कास्टिंग हो, आपके टेक्नीशियन, मतलब एडिटर भी ए वाला करेगा कि बी, वो भी एकता का चॉइस होता है। राइट। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपनी लर्निंग बहुत ही अपने आप को भी मैं दाद देती हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग टिकते थे उस टाइम पे एकता के पास। बट अगर आप उस चीज से अगर आप सहमत हो गए ना कि इतनी लर्निंग है, एक ऐसा स्कूल जहाँ पे आपको ए से जेड सब लर्न करने को मिलता है। ऑफ कोर्स हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसका टेम्परामेंट था, शी वाज यंगर,
उसको परफेक्शन चाहिए था, कई लोगों को लगता था कि यार निकाल दो ना, क्या इतनी बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उन सब चीज़ों को ओवरलप करा, मैंने कहा सीखना है। तो ऐसा नहीं कि बहुत लोगों को लगता है कि चिल्लाती, मैंने कहा किसने बोला नहीं चिल्लाती थी, बाकायदा चिल्लाती थी, क्योंकि उसको काम से प्यार है। मतलब एक लड़की जो अपने माँ बाप से लड़ जाए बिकॉज हर कंटेंट इज नॉट गोइंग टू द वे शी वांट्स, तो उसके लिए कोई और क्या मायने रखता है। बिल्कुल। दैट वाज अ बिग लर्निंग कि यार कोई किसी का भी रिश्ता वो किसी को नहीं करती थी, उसको अपने प्रोडक्ट से सबसे ज्यादा प्यार था। राइट। तो वो एक चीज हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग एक सोशल एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे बहुत लोग आते हैं रेफरेंसेस और इसके लिए। उसके अगर माइंड में ये बैठ गया कि ये कैरेक्टर है इसमें, तो कोई भी कहीं से आ जाए उसको वही चाहिए, वही चाहिए। जैसे कि राइट। आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं समझती थी उसके प्रोजेक्ट से प्यार की वजह से, नॉट बिकॉज शी वाज बीइंग स्टक अप। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोग काफी हो जाते थे, अरे हम क्यों नहीं, हमने तो ये करा, अच्छा हमने वो करा। अरे उसने, मैंने बोला ना, उसने विजुअलाइज कर लिया आज से लेके 50 एपिसोड आगे तक। आज शायद आप रिच रैट बॉय में सूट करो, बट क्या आप वो बुढ़ापे वाले में करोगे? नहीं, वो एकता को पता है कि Right. उसने 50 एपिसोड आगे क्या करना है। तो हम तो फुल कन्विक्शन से बैठते थे कि भाई आपने बोल दिया तो हम तो लेकर आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जनरेशन में जितने यंग बने हुए थे सबके बाल सफेद कर देते थे वो। उसके बाद तो ऐसा होता था कि नहीं करते थे सब, अच्छा, young हाँ यंग यंग ही दिखाते थे। राइट राइट राइट। अच्छा, वो भी ऑडियंस को अच्छा लगता था क्योंकि मैं वही तो बोल रही हूँ, वो एस्पिरेशनल होगा, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा होता था। अगर आप देखेंगे मारवाड़ी, जैन, ये दे ऑल मैरी वेरी यंग। तो व्हेन यू एक्चुअली सी इवन यू नो पीपल लाइक यू व्हेन दे हैव किड्स, वो इनफैक्ट अभी मैं किसी को मिलकर आ रही थी हमारे इस पॉडकास्ट के पहले, वो बैठे थे तो उनका एक 18 साल का लड़का था ना, वैसे वो कह रहे हैं हमारी शादी 18 में हो गई थी एंड आई हैड द चाइल्ड। सो इट वाज अ रियलिटी। वो गए जमाने जब हमारे टाइम पे पेरेंट्स ऐसे लगते थे कि वो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम उनके बच्चे हैं। बिल्कुल। द होल एरा हैड चेंज। यहाँ पे दे वर वेरी यंग पेरेंट्स, उनके बच्चे यंग है, तो वी स्टार्टेड शोइंग दैट एंड इट बिकेम एन एस्पिरेशनल थिंग। इनफैक्ट ऐसा भी था कि लोग हमसे इंस्पायर होते थे और बोलते थे व्हाई शुड वी लुक ओल्ड जस्ट बिकॉज हम लोग इतने बड़े बच्चों के माँ बाप हैं। तो हम लोग जो भी चीज करते थे वो फैशन स्टेटमेंट बन जाता था, वो ऑडियंस का एक वो बन जाता था इंस्पिरेशन। तो हमारे लिए बहुत, मैंने कहा ना, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम एक अच्छी चीज दिखा के पैकेज करके दिखाना है। क्या बात है। मतलब अगर बोला जाए कि बहुत स्टार्टिंग में जब एकता कपूर ने ये सब चीज़ें शुरू करी तो आप एक तरह से राइट हैंड रही हैं उनके साथ, और आप दोनों ने मिलकर वो पूरी जर्नी को जो कैरी किया है, जो वो उसकी लेगेसी को, जो शोज़ जो सब बैठकर इतना देखते थे, जो इतने हिट हुए शोज़, तो आप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रही हैं उसका। I think I'll always thank God. Definitely, in fact, एकता ने करण जौहर के जब वो कॉफी विद करण में गई थी, आई थिंक 3rd या 4th सीजन में, आई रिमेम्बर, उसमें हमारे टीवी एक्टर्स थे। उस टाइम पे टीवी वाज नॉट दैट बिग, बट एकता वाज सो आइकॉनिक। तो आई रिमेम्बर राम गए थे और रॉनविथ था और ये 3 तेजवानी थे। एंड आज भी वो एपिसोड अपना बिल्कुल हाईलाइट करके अपने उसमें रखती हूँ, जहाँ पे रौनक होता है कि जब मैं मिस्टर बजाज बना तो एकता की राइट हैंड, तो एकता ने कहा राइट नहीं, राइट एंड लेफ्ट बोथ। बहुत राइट। So I always feel grateful कि I could contribute in some way. Right. और आज जो टेलीविजन बना है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हिस्ट्री बुक्स में जाएगा तो आई विल ऑल्सो बी अ पार्ट, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमने ऐड करी है टेलीविजन में, यू नो, जैसे फिल्मों का गाना यूज करना, वो जो मद्रास कटे क्या 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 जो लोग बाद में उसके गेम्स बना रहे थे, वो हम लोग ने करा था रिजाब। फिर हमने जो साउंड ट्रैक था, यू नो, ऑडियंस को ना थोड़ा डम डाउन करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो कह रहा है कि औरत जो है किचन में सब्जी काट रही है, तो उसको सॉन्ग से पता चल जाता था कि अच्छा भी रोमांस सीन आ रहा है, उसको थीम से पता चल जाता है कि अच्छा अभी कोमोलिका की एंट्री हो रही है, कुछ बिच्छी होने वाला है, लाफ्टर ट्रैक से समझ जाता है कि अच्छा लाफ्टर ट्रैक। तो बहुत लोग बोलते थे अरे आप बिल्कुल कारपेट म्यूजिक कर दे रहे हो, बट मैंने कहा उसको वर्क बहुत करता था। राइट। तो हर चीज का मतलब ऐसा है, हमने साइलेंट भी करा हुआ था फ्रॉम कोशिश शिकाशा, बट हमें इवॉल्व करना था तो हम लोग म्यूजिक भी आए। और इनफैक्ट वो ट्रेंड इवन आज भी चलता है, अगर आप देखो आज भी टेलीविजन शोज में फिल्मी गाने के बिना कोई रोमांस नहीं दिखाता, होता ही नहीं है। हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उस चीज का क्रेडिट ले सकते हैं कि वो हमने इंट्रोड्यूस किया। राइट। हाँ, टेलीविजन में नॉर्मली होता नहीं था, बट जिस तरह से आप दिखाते थे, वो कोई गाना चल पड़ता था, वो कितने फेमस हुए हैं, हर सीरियल का गाना फेमस हुआ है। इनफैक्ट उसका एक वो है कि हम लोग एक शो था मेरा कहीं तो होगा, कशिश और सुजन वाला, राजीव खंडेलवाल आई थिंक उसमें। तो उसमें आप गाने यूज करते थे, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। हाँ राइट। तो वो एक सोहेल कांगी मूवी थे, उससे हमने लिया था। तो किसी ने बोला कि अरे आपका गाना सोहेल की पिक्चर में भी यूज हुआ है, मतलब दैट वाज द एंड ऑफ इट।
ये सही है। I remember, I think एकता ने बोला कि एक बार वो शायद टक्कर गई थी सलमान या सोहेल के साथ, तो वो जोकिंगली बोला था कि यार ये तो हमारा ही गाना ले लिया। सही है। ऐसे बोला कि मेरे को ये पता चला कि आपका गाना हम यूज कर रहे हैं, so it became like a joke. So a lot of these things happened. In fact, कलयुग का गाना मैं यूज करती थी जय बानी में, तुझे देख देख जिया धड़क धड़क। तो वो तो इतना हो गया कि उसके बाद आई थिंक इन्होंने म्यूजिक राइट्स बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए ओके। कि उन्होंने कहा कि अगर आप इतना यूज करो तो अब हमें भी उसकी रॉयल्टी चाहिए। तो दैट इज अ टाइम एंड आई थिंक दैट होल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रीम प्राइसिंग केम, जहाँ पे म्यूजिक ब्रांड ने बोला कि भैया आप टीवी में यूज करो तो हमें पैसा दो, क्योंकि आप ओ ये सब अच्छा भी हो है। रहा था। मतलब हम लोग रिवर्स कर रहे थे कि हम फिल्म्स को फेमस कर देते थे, फिल्म को फेमस टेलीविजन के। तो आपने निवेदिता टेलीविज़न ही किया है उनके साथ, या वेब सीरीज़, या अभी जैसे वो नॉर्मली फिल्म में भी आ गई शोज़ के बाद फिल्में भी उन्होंने की हैं, तो उसमें भी आप एक पार्ट रही हैं उनके साथ? मैं मतलब उस टाइम पे क्या था, क्योंकि मैंने लड़की अपना करियर शुरू किया था और जैसे कि आपने कहा मैं राइट लेफ्ट हैंड थी, तो जो भी एकता करती थी आई यूज्ड टू बी अ पार्ट। मानोगे नहीं, हमने अगर हमने सोचा कि हम लोग फिल्म स्कूल करेंगे और हमने आईज किया था, तो उसका भी मैं एक इंटेग्रल पार्ट रही थी। उसके सारे रिलीजियस ट्रिप्स का यूज्ड टू बी अ पार्ट। एंड फिल्में हम लोग ने, इनफैक्ट उस चीज़ का मैं बहुत वो लेती हूँ प्राउड उस चीज़ का, कि उस टाइम हमने 8 या 10 पिक्चर की थी जिसमें 8 ही 2 या 3 हिट्स थी। बट फ्लॉप्स में हमने बहुत कुछ लर्न किया कि कैसे टेलीविजन एंड फिल्म बिल्कुल एक अलग मीडियम है। टेलीविजन डायरेक्टर्स immediately can't go into films while they're doing TV, तो ये सब हमारी कुछ मिस्टेक्स थी। मतलब अगर मैंने कुछ तो है किया था तो उसमें इतने रीशूट जो टीवी में थे वो नहीं कर सकते, तो लर्निंग्स बहुत थी। फिर शूट आउट इन लोखंड वाला ही जहाँ पे हमने पूरा डेलीगेट किया था जो अच्छी चली। फिर क्या कूल है हम थे स्क्रिप्ट पे मैं थी। तो मैं बालाजी का ना म्यूजिक डिवीजन इनफैक्ट आज तक मैं हैंडल करती हूँ। मैं A&R हेड के फिल्म्स के भी जो गाने आ रहे थे, वेब सीरीज के, उन सब में गाने जो होते हैं वो आज तक मैं ही चूज कर रही हूँ। तो मतलब एक Amazing. म्यूजिक मेरा एक ऐसा वो है जो मेरा फोटे, जो आज भी इतना मुझे क्रेडिट देती है। और आज भी कोई ट्रेनिंग भी आ रहा हो तो उसको बोलती है कि यार म्यूजिक सीखना तो निवेदिता से सीख लो, चाहे वो शोज हो, चाहे फिल्म हो, चाहे वेब हो। डेफिनेटली। तो सबका ही मैं पार्ट रह चुकी हूँ। आप वैसे भी इंडस्ट्री में बहुत फेमस हैं। अगर निवेदिता बासु एक ऐसा नाम हो गया है क्रिएटिव की दुनिया में कि जहाँ पर जाओगे आप, वो शो हो, फिल्म हो, वेब सीरीज़ हो, या कुछ भी हो, इवन चैनल भी हो, तो आप किसी को भी हिट कर सकते हो। I think, I was- एज ए क्रिएटिव आपको बहुत सब लोग पसंद करते हैं, इंडस्ट्री में सब ये जानते हैं कि निवेदिता बासु एक बहुत अच्छी क्रिएटिव हैं, जो कहीं से भी कैसे भी करके किसी भी चीज़ को कैसे आगे बढ़ाना है, हिट करना है, ग्रो करना है, यू नो वेरी वेल। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। I think ये मैंने आई मीन ये गॉड गिफ्टेड है या फिर आपने बहुत मेहनत करी है? नहीं, मैं डेफिनेटली बोलूँगी। इनफैक्ट आज ही कोई मुझे बोला था, आई थिंक नंबर 4 या डोरियन का, ये कि उनको ना कुछ इजी नहीं मिलता। Okay. तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि मैंने ये करा एंड आई गॉट लकी, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि ये मैंने करा एंड आई गॉट लकी। मैंने बाकायदा मेहनत करी और आज अगर बाय गॉड्स ग्रेस आज मैं यहाँ पे हूँ, तो मैंने उस पर 4 गुना ज्यादा चीजें करी। Right. मतलब मैंने स्लीपलेस नाइट में 4-4 दिन घर नहीं जाती थी कि मुझे एडिट भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है। तो मेहनत तो डेफिनेटली मैंने करी। वो शायद मेरे नंबर 4 का वो है Okay. या फ्लॉ है या प्लस है। बिकॉज आज ही मेरे को न्यूमरोलॉजी का मेरी एक फ्रेंड ने भेजा कि नंबर 4 जो है ना बहुत दिक्कतें होती है। Okay. बट वो इसलिए होती है क्योंकि दे वांट यू नो लाइक एक्सेलेंस इन एवरीथिंग। तो एक्सेलेंस के लिए उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो नंबर का वो फ्लॉ है कि नंबर मेहनत का के बिना है, नहीं मतलब उस नंबर पे मेहनत करनी ही पड़ेगी। करनी पड़ेगी। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिस पे मेहनत नहीं होती, इजीली सब मिल जाए? कई बार तो होता है जो सडनली लक होता है ना। Right, right, जैसे right. कोई होता है कि किसी को लॉटरी मिल जाए, आप मानोगे नहीं, मैं कभी भी, जैसे लोग खेलते हैं ना हाउसी, और मुझे कुछ नहीं मिलता। ओके। मतलब मेरे को रेस में भागना पड़ेगा तो मुझे मिलेगा। अच्छा, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मतलब यू नो मैं एक पीक पर आने के बाद, इवन जब मैं स्टार्टिंग में नया नया आया था, तो मैं बालाजी में ही ट्राई करता था। और एकता से मैं मंदिर के बाहर मिला था एक बार, ऐसे ही नॉर्मली मैं मिल लिया, तो आपका नंबर वहीं से मिला था मुझे। तो उन्होंने ही दिया था। तो ये होता है ऐसा, क्योंकि बैरी पिया भी आपका एक शो आता था जिसमें मैं एक कोई नेगेटिव कैरेक्टर लॉन्च हो रहा था, और उसमें मुझे साइन किया गया था। साइन नहीं किया, नॉर्मली फाइनल किया गया था। तो बचपना था तब, तो इतना कुछ वो नहीं था। फ़ोन आया कि आप फाइनल हो गए हो और आप आ जाओ, कितना प्राइस लोगे? तो प्राइस मैंने कहा आप दे देना, आप जितना देते हो। वो 3000 पर डे, उस वक्त 3000 पर डे भी। मैंने कहा नहीं, मैं 5000 पर डे लूँगा, 3000 नहीं लूँगा। अच्छा, मैंने कहा फिर भी आपको जितना देना है आप दे देना, मेरा कोई ऐसा डिमांड वगैरह नहीं है। फिर उसके बाद कॉल ही नहीं आया। तो मैं ये मतलब सोचता हूँ कि वो बैरी पिया का वो रोल
भी मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता था। मतलब कई जगह ऐसा हुआ है जब मुझे रोल बहुत लीड में ऑफर हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है कि वो लक उस वक्त साथ ना दिया हो या चीज़ें उस वक्त फेवर में ना रही हो। टाइमिंग तो डेफिनेटली देखिए वो तो इज नॉन डिबेटेबल कि डेस्टिनी एंड टाइमिंग Right. इज अ ह्यूज रोल। राइट। जैसे कई लोग होते हैं, आप देखें प्रेजेंट जमाने में देखिए, आप देखिए जैसे अक्षय खन्ना मेरे को हमेशा ही अच्छे लगे थे, बट एक वो आया ये दुरंदर, आपने बहुत अच्छा टॉपिक किया है ना, मतलब धुरंधर तो फेमस ही है मतलब। तो उसमें जो माइलेज मिला है, एक पर्सन हु डजंट इन्वेस्ट इन सोशल मीडिया, ना Right. कोई पीआर, ना कोई पब्लिसिटी स्टंट, कमाल कर दिया ना फिल्म में। कुछ, तो आपका टाइमिंग और डेस्टिनी ऐसा था कि ये कैरेक्टर और फिल्म का सक्सेस और डायरेक्टर सब एक साथ पैकेज होकर पैकेज वो होके। बिल्कुल मतलब बूमबास्टिक बन गया। सीरियसली। तो इस चीज का डेफिनेटली मैं ये क्रेडिट लूंगी कि मेरा एस्ट्रोलॉजिकली उस टाइम पे टाइमिंग ऐसा लगा कि मैंने बस करियर शुरू किया और मेरे को वो मिल गया। वो मिल गया, राइट। तो जब लोग बोलते हैं आप लकी हो, तो मैंने कहा ठीक है, ये इस चीज का मैं डेफिनेटली लक और टाइमिंग को दूंगी कि मैं उस टाइम पे वहां घुसी सी। अगर शायद 4 इयर्स डाउन जब वो ऑलरेडी सक्सेस था, तो क्या पता मुझे नहीं मिलती नौकरी वहां पे। बिल्कुल। मैं उस टाइम पे गई जहाँ पे दूरदर्शन के शोज हो रहे थे, कुछ स्टार नहीं था, कुछ सोनी नहीं आया था, मतलब थे सोनी एंड जी थे ऑब्वियसली, बट डेली सोप्स नहीं आए। डेली सोप्स नहीं तो वो टाइमिंग डेफिनेटली था, बट मैंने खटा, ऐसा नहीं कि मैंने आज शो करा और उसकी रेटिंग नहीं, नहीं, मैंने right. दिन रात करा, तो मैं Definitely. उसका भी अपने आप को दूंगी क्रेडिट कि मेहनत मैंने करके बिल्कुल। क्रिएटिव वर्क तो होता ही मेहनत का है ना, बगैर आप मेहनत किए क्रिएटिव वर्क हो ही नहीं आप सकता बोलते हैं ना लग, जैसे कई लोग होते हैं वो एक शो करते हैं, सडनली उनको मिल रहे हैं हंड्रेड्स और उसके करोड़्स के, राइट राइट राइट। उनको प्रोड्यूसर वो एक शो आया था ना आपका, पवित्र रिश्ता, जी, तो वो सुशांत ऐसे ही स्टार बना है। एक्चुअली मैं और सुशांत साथ में डांस करते थे, और सुशांत वॉज गुड ऑफ माई फ्रेंड। तो मैं तो, मुझे तो इतना डांस में परफेक्ट नहीं था, सालसा वगैरह इन सब में ज़्यादा परफेक्ट था। तो पवित्र रिश्ता में भी कुछ ऐसा हो रहा था, तो मुझे भी कास्टिंग वालों का किसी का फ़ोन आया, मैं दिल्ली में था उस वक्त, तो सुशांत को रिप्लेस कर रहे हैं। मैंने क्यों कर रहे हो भाई? नहीं ऐसे ही झगड़ा वगड़ा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है। तो मैंने सुशांत को कॉल किया था, मैंने कहा भाई तेरे को रिप्लेस कर रहे हैं, कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या, मेरे पास क्यों कॉल आ रहा है? तो सुशांत ने बोला नहीं 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 कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही बोलते रहते हैं ये लोग। तो मैंने बोला भाई मैं नहीं आऊँगा बिल्कुल भी, और मेरी फ़्लाइट का पैसा और खर्च करवाओगे तुम लोग, तो बेटर है अपना मामला सुलझा लो। मेरी सुशांत से बात हुई है। तो सुशांत को मैं इस मामले में बहुत लक्की मानूंगा, क्योंकि जब वो आया मुंबई में और उसने चीज़ें शुरू की, कट 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 कट, उसको एक मतलब एक गॉड की तरफ से ऐसी ब्लेसिंग थी, उसको एकदम से निकलता चला गया। वो टैलेंट तो था ही उसमें, टैलेंटेड भी था। उसका एक वो ट्रिविया देखते कि एक्चुअली हमने उसे पीवीआर के पहले वो मेरा किस देश में वो हर्षद का भाई बना था। ओके। तो इट वाज सच अ स्मॉल रोल कि आई थिंक इट मस्ट हैव गॉट अननोटिस्ड। ओके। ऑफ कोर्स हम लोग, आपको पता ही है कि हम लोग साइड ट्रैक पे बहुत काम करते थे। हम लोग एक इकलौते ऐसे, मेरे को लगता है ऐसे प्रोडक्शन है जहाँ पे एक हर साइड ट्रैक, इनफैक्ट कई बार ऐसा होता था हमारे साइड ट्रैक मेन ट्रैक्स को ओवरलैप करते थे। लाइक कुसुम पता है जहाँ पे मेरा मानव और तस्नीम का ट्रैक था, वो एटलीस्ट 3 महीना चला था, जहाँ पे बिल्कुल मतलब नौशीन और अनुज हार्डली 2-2 सीन के लिए दिखते थे, क्योंकि साइड ट्रैक्स ओवर पार कर देते। क्योंकि अगेन कहानी, अगेन ओम का ट्रैक, आपके अली असगर का, अली असगर तो का, हम लोग साइड ट्रैक से बहुत काम करते थे। एंड उस टाइम पे सुशांत वो उसका भाई बनता था, तो हार्डली उसका स्क्रीन टाइम होता था। राइट राइट। बट मैं जैसा कि आपने कहा डेस्टिनी और टाइमिंग, मतलब वो उधर आया पीवीआर में, पवित्र रिश्ता में, फिर वहां से कैसे उसका फिल्म का जर्नी आपका काइपो जो उसने किया, वो फोकस बंदा था वो, मतलब उसके माइंड में इतनी क्लैरिटी थी। टेलिंग यू, वो जो बोलता था कि मैं इस एज में ये करूँगा, वो डायरी में भी लिखता था, इस एज में ये करूँगा, फिर मैं यहाँ असिस्ट करूँगा, उसके बाद में इस एज में लॉन्च हो जाऊँगा, और वो उस एज से 1 साल पहले ही लॉन्च हो गया काइपोचे में। तो काफी इंटेलिजेंट था। अगर आप उससे कन्वर्सेशन करते हैं ना, ही वाज टू मच इनटू लाइक एस्ट्रोनॉमी, काफ़ी बात करते थे हम, शोज भी करते थे काफ़ी साथ में। फिर MS धोनी के बाद थोड़ा, क्योंकि वो ना एक स्टारडम में चला गया था, तो फिर उतना वो कन्वर्सेशन होती नहीं थी। था, तो वो बहुत ही ग्राउंडेड, बट आई थिंक सी वो एक लाइफ के जो रिक्वायरमेंट है, जब आप उधर हो, आपका वो जो पूरा रेजीम है वो बदल जाता है, राइट, करना है उनको, बिजी हो जाती है लाइफ काफ़ी। तो काफी बार मैं उस चीज को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ कि शायद लाइफ ही वो रिक्वायर करती है। हम भी आज अगर एक मुकाम पे पहुंच जाते तो शायद कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, कुछ लोगों को शायद बुरा लगेगा, बिल्कुल, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल, मतलब वी वर आल्सो पार्ट ऑफ द बुरा लगने वाला। राइट। आज अगर है तो आई थिंक एंजॉय कर लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत ही, मतलब तारीफ करना चाहूँगा मैं, अच्छा था वो।
और क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? मतलब मुझे इतना मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए कि आपने इतना एज ए क्रिएटिव पर्सन आप जो चीज़ें आपने करी हैं, तो कुछ बताइए, कुछ ऐसा इंसिडेंट जहाँ पर कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ हो कि एज ए क्रिएटिव आपको चैलेंज मिला हो और वो एज ए क्रिएटिव आप कर ना पा रही हो, कहीं अटक गई हो और फिर कुछ। सो हमने बालाजी में ना, जैसे कि आपने कहा कि डिफरेंट शोज करे हमने, कहानी हमारे भारत, हमने माइथोज नहीं करे, मतलब डेली सोप सास बहू से सीधे हम लोग माइथो पे गए, तो इट हैड इट्स राउंड ऑफ सक्सेस एंड फेलियर विच इज ओके, वो पार्ट एंड पार्सल होता है। फिर हम लोग ने करा रियलिटी शो कॉल्ड टिकट टू बॉलीवुड। ओह, तो टिकट टू मतलब बॉलीवुड, आप राइट। समझिए उस टाइम पे रियलिटी शोज चल रहे थे, इन द सेंस कि स्टेज शोज हम उन लोग स्टार के काफी अच्छे कर रहे थे। अगर आपको याद है, हुसैन करता था एक होस्ट, अमन वर्मा, मतलब काफी शोज उनके चल रहे थे। और हमने कहा हम तो ये करेंगे, क्योंकि जी सिने स्टार्स की खोज आया था उस टाइम पे, and वो काफी अच्छा करता था, उसमें पिक्चरें मिल जाती थी सारे जो सर्च एक्टर से। तो वो मैंने एकता के लिए शो करा था। जो आप बोलते हैं ना आपने क्या क्या करा, मैंने सब कुछ करा हुआ है, ऐसा है कि कुछ नहीं करा हो। तो वो भी हमारे लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि हम लोग हर जगह जाके, मेरे को याद है मेरे साथ मकरन था, मकरन देश पांडे, और हम लोग हर सिटी में जाके स्काउट कर रहे थे टैलेंट। तो वो मेरे लिए बड़ा डिफरेंट था, क्योंकि कहाँ मैं एक ऑफिस में बैठ के मैंने स्क्रिप्ट कर रही हूँ, फिर एडिट कर रही हूँ, फिर शूट जा रही हूँ, तो उस एक रेजिमेंटेड लाइफ से मैं इधर गई तो बिल्कुल ही अलग था। बिकॉज जो छोटे शहरों का एस्पिरेशन था, इतनी उन लोग को भूख थी, मतलब मुझे कई बार Yes, लगता yes. था कि ये लोग जो है ना, इनको दिखाना चाहिए हमारे एक्टर्स को जो इतने हमें टैंट्रम्स दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो सही बात है। कहाँ क्या क्या करने को राजी, और आप एक सीन करने को राजी नहीं क्योंकि आपको एक ब्रेक लेना है, एक हॉलीडे पे जाना है ना। तो वो हमारे लिए बहुत वो था कि छोटे शहरों में हम लोग का ज्यादा पॉपुलैरिटी और वो था, इन द सेंस कि लोग इतने इंस्पायर हो जा रहे थे। मतलब ऐसा था कि दे वांटेड टू टच दीज एक्टर्स। तो जब हम हर सिटी में मैं नए एक्टर्स को लेके जाती थी, मकरंद और मैं फिक्स है, और हर उसके साथ कोई हमेशा कोई टीवी का एक्टर होता था या एक्ट्रेस होती थी, तो लोग इतने वो हो जाते थे, मतलब अनाउंस करते थे आज आप ऑडिशन, और लाइनें लग जाती थी एकदम। तो वो बहुत मजेदार था। वो हमने बॉलीवुड रखा था, टिकट टू बॉलीवुड। ओके। तो हम लोग क्योंकि बॉलीवुड भी कर रहे थे, एकता का सिद्धि विनायक फिल्म्स था, बालाजी फिल्म्स था, इट वाज अ नोन ब्रांड बिकॉज ऑफ G2G। वो लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे साउथ में फिल्म। तो वो बालाजी के टाइम में मेरे लिए एक्सपेरिमेंटल था। फिर जब मैं वहाँ से निकली तो मैंने एक शो अनिल कपूर के साथ करा था, 24। 24 बहुत हिट शो था। जी, सो 24 उस टाइम पे इंडिया पे अमेरिकन उससे आ रहा था, और पूरी अमेरिकन टीम थी जो हमें ट्रीट करती थी। अभिनय देओ आप जानते होंगे, जी 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 जी। डायरेक्टर थे, और डेंजल डिसल्वा, मतलब फिल्म के जो जितने नामी लोग हैं वो हैं, एंड ऑफ कोर्स अनिल कपूर। सो मैं अनिल कपूर जी की कंपनी में काम करती एज अ सीडी ऑन द शो। तो मेरे लिए बड़ा एक्साइटिंग था कि मतलब सास बहू के बाद ये, तो हमेशा मेरे को बार बोलते थे वो कैसे कर रही है, एकता कैसे कर रही है, बिकॉज ऑब्वियसली अनिल कपूर एंड एकता वर फ्रेंड्स। तो मैंने कहा नहीं, मैं पूरा अपने आप को अनलर्न कर रही हूँ यहाँ पे टू डू दिस 24। सो शो वाज ब्रिलियंट, नो डाउट, बट आई थिंक अगेन जैसे आपने कहा, टाइम के पहले आ टाइम के पहले, राइट। हाँ, तो वो भी शो कुछ ऐसा था कि 10 साल बाद की स्टोरी आप जी, पहले ही तो दिखा आज जब रहे वह बात है तो लोग बोलते हैं अब आना चाहिए था। मैंने कहा अब तो ऐसा है कि सबने पहले ही देख लिया था अमेरिकन पहले ही फिल्म, तो देख हिंदी वाला क्यों देखते। बट इतना क्वालिटी शो बना था, मतलब मेरे को लगता है ये मेरे गोल्डन पॉइंट्स है कि मैं थैंक गॉड इनके पार्ट रही। अच्छा, टीआरपी का प्रेशर भी काफ़ी रहता होगा, तो टीआरपी के प्रेशर के बीच में आप कुछ ऐसे क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट जब करते थे तो कुछ आपको भी एज ए क्रिएटिव प्रेशर आता था कि नहीं यार टीआरपी जा रही है, इसको जाने दो, कुछ क्रिएटिव मत करो, इसमें ऐसा कुछ मत करो? नहीं, अगर कोई जानता है टेलीविजन इंडस्ट्री को, उसको पता है कि सारे शोज आज की डेट में और फ्रॉम यस्टरयर्स 25 ईयर्स से टीआरपी ड्रिवन है। तो आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि हम लोग एकता के साथ काम कर रहे थे, तो हमारे लिए तो चैनल ही एकता थी। जी। फॉर्चुनेटली हमें वहाँ से उतना प्रेशर नहीं आता था, क्योंकि वो एकता को ही प्रेशर करते कि अब देख लो। पर क्योंकि एकता वॉज न्यूमेरो उनो की सारे शोज उसके चल रहे हैं, सारे हुए, तो एकता खुद ही इतनी विजिलेंट होती थी कि किसी को उसको बताने की जरूरत ही नहीं थी। और टीआरपी का प्रेशर की बात करें तो मतलब आज थर्सडे को टीआरपी आए, आप मानोगे नहीं, कल का एपिसोड हम लोग बदल देते थे शूट करके। तो प्रेशर की आप जितने आप पीक में जा सकते हो, क्रॉस हो चुका था। जी, इनफैक्ट मैंने ऐसे एपिसोड भेजे कि अगर मेरा 8 बजे का टेलीकास्ट है तो मेरा लास्ट शूट 2 बजे हो रहा है। माय गॉड। मैं एक सेगमेंट अपलोड कर रही हूँ 15 मिनट का, फिर जो फर्स्ट ब्रेक है उसमें मैं दूसरा अपलोड कर रही हूँ, और फिर तीसरे 5 मिनट का एपिसोड लास्ट में अपलोड कर रही हूँ। Okay. तो हमारे लिए तो टीआरपी वो सैक्रोसैंक्ट, मतलब ये नहीं कि आपने एक भी हफ्ता जाने दिया, आपने एक एपिसोड नहीं जाने देना है। ओह। तो इनफैक्ट मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप
प्रेशर में ही परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है एक्चुअली ये फैक्ट है। इनफैक्ट मेरे को कल ही कोई मेरे लाइंस देखता है एस्ट्रोलॉजिकल, कहते हैं आप बहुत टेंशन लेते हो, यार बड़ा टेंशन में ही एक्सेल करते हो। मैंने कहा ये मैंने, आप मानोगे ये देजा हुआ है क्योंकि मैंने कल ही ये एकता को बोला। एकता का कल नागिन का पहला टीआरपी आया ना, कहती नहीं मेरा पहला आया नंबर 1 है, तो उसने कहा नहीं अभी प्रेशर। मैंने कहा एकता प्लीज पहला हफ्ता, दूसरा क्या 100वें हफ्ते में ऑल्सो गिला प्रेशर एंड यू विल स्टिल बी नंबर 1। तो उसके बाद से ऐसा देजा वो लगा कि मेरे को भी एग्जैक्टली सेम किसी ने बोला, और वही मैं यहाँ पे भी रेजोनेट करूँ कि जितना प्रेशर होता था उतना हम लोग बेटर परफॉर्म करते थे। आज भी टीआरपी का प्रेशर रहता है। मैं आपको कल की बात करा रही हूँ, आज तो मैं ना मैं टेलीविजन करी, मैंने कितने सालों से टेलीविजन नहीं करा, मैं तो ओटीटी स्पेस में शिफ्ट हो गई हूँ। पर हम लोग का बालाजी का ग्रुप है तो एकता उसको याद करती हूँ, और मतलब मैं वही सोचूं कि एकता आज 26 साल में है, उसको 26 ईयर्स से जानती हूँ, आज भी वही प्रेशर, और आज भी जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जान निकल जाती है कि थर्सडे को क्या रेटिंग आई। क्या बात है। एंड कंटिन्यू इस तरह की जर्नी रही हो कि आपका हर शो सुपर हिट, तो कितना डेडिकेशन लगता होगा आपको उस शो को सुपर हिट करने के लिए? नहीं डेफिनेटली, मतलब मैं कहीं पे भी आपको ये नहीं बोलूंगी कि लक ने फेवर करा, क्योंकि अगर आपको मैं बता रही हूँ कि एक शो का ये प्रॉब्लम, और अगर 4 शो है तो चारों में होगा। अगर 4 की रेटिंग गिरी तो चारों आज शूट होंगे कल के लिए, चाहे पूरा एपिसोड स्क्रैप हो जाए चाहे 10 मिनट स्क्रैप हो जाए। एक होता है ना कि आपकी कहानी चल रही कि आज हम इस रूम में हैं और हमें सडनली यहाँ से, क्योंकि ये ट्रैक नहीं वर्क करा हम तीनों का इस रूम में, मतलब यहाँ से हमें सीधे 5 स्टार होटल में पहुंचना है। तो वो जो स्टोरी ट्रांजिशन मुझे दिखाना है उस 22 मिनट में, वो करना पड़ता था और हम करते थे सक्सेसफुली। तो ट्रेनिंग तो ऐसी मिली है कि जिसको कहते हैं ना मिलिट्री ट्रेनिंग तो वो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं खुद भी मिलिट्री बैकग्राउंड से, मेरे फादर की ट्रेनिंग भी थी और एकता की ट्रेनिंग से क्लब होके, मतलब वो सोने पे सुहागा। ओके, आज के ऑडियंस में और तब के ऑडियंस में क्या आप डिफरेंस फील करती है? सी ऑडियंस तो आई थिंक मीडियम वाइज बदल रहे हैं। अगर आप टेलीविजन ऑडियंस बोले तो वो आज भी मेरी माएँ और दादी और चाची जो नहीं ज्यादा टेक सेवी है वही है। बट पहले क्या था, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं था तो यंगस्टर्स भी वो देखते थे। अब यंगस्टर्स को एक और मीडियम मिल गया जो 15 सेकंड वाला उनका अटेंशन होल्ड कर सकते हैं। तो आज अगर आप पूछेंगे तो जितना वो रील से वो होते हैं 1 सेकंड में स्वाइप कर जाते हैं, तो उतना ही आपका अटेंशन स्पैन है। तो ऑडियंस तो डेफिनेटली बाइफर्केट हो गई है और आज उनके पास चॉइसेस भी हैं। उस टाइम पे क्या होता था, जब हम पैदा हुए थे तो उस टाइम पे क्या था कि 9 बजे सुबह अगर रामायण है तो पूरी दुनिया वहाँ पे हमारी बिल्डिंग में आ जाती थी कि एक टीवी है, सब हमको बैठ के रामायण ही देखें, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, लैक ऑफ ऑप्शन। फिर जब हम लोग ने टीवी, हम लोग ग्रेजुएट हो गए, जब हम टीवी बना रहे थे तो देयर वर फ्यूअर ऑप्शंस। मतलब एटलीस्ट आप स्टार से कलर्स पे जा सकते थे या सोनी पे जा सकते थे या जी पे जा सकते थे। फिर भी यूथ को लगता था उनके लिए कुछ नहीं। और आज तो ऐसा है कि अगर हम लोग जा रहे हैं सोशल मीडिया पर तो हमें जो देखना है, अगर मैं स्पोर्ट्स देखती हूँ तो स्पोर्ट्स, न्यूज वाले को न्यूज, रिलीजियस वाले को रिलीजियस। तो ऑडियंस तो हैज चेंज्ड नॉट 180 डिग्री, 360 डिग्री। आई गॉट। और क्रिएटिव वर्क, वो 15 साल पहले का जो क्रिएटिव वर्क था, वो जो आज क्रिएटिविटी हो रही है उसमें कुछ चेंजेस? देखिए क्रिएटिविटी तो ऐसी चीज है कि वो इवॉल्व ही होती है। क्योंकि मैं बहुत यंगस्टर्स को भी क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने ये इवॉल्व करके आज ये सब जो मीडियम को इतना अलाइव रखा हुआ है। आजकल हम लोग सब देखते हैं सोशल मीडिया में ना, इनफैक्ट वो एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि यूट्यूबर्स इतना कमा रहे हैं, ये लोग इतना कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि अब लोगों का डिपेंडेंसी ऑन जस्ट टेलीविजन की, आज हमें यहाँ काम नहीं मिलेगा तो क्या, जो पहले लोग डिप्रेशन में चले जाते थे, अब यहाँ नहीं दिखे तो क्या। आज आप अपने गांव में बैठे, मतलब एक लेडी को मैं फॉलो करती हूँ जो अपने गांव में, जिसको अच्छे से हिंदी में नहीं आती है बट वो कुकिंग से वो कितने लाखों कमा रही है, जस्ट क्योंकि उसका वो कुकिंग के रेसिपीज बहुत इंटरेस्टिंग है, वो देसी कुकिंग करती है और उसका अपना यूट्यूब चैनल जा रहा है, विच इज ग्रेट। Then there is that lady जो at the age of 65 started her own YouTube channel and earns about सीरियसली। तो मतलब कितने लोगों के ऐसे चैनल हैं जो मतलब एग्जैक्टली और ये मैं बिल्कुल, वो तो मैं आपको हैंडफुल बता रही हूँ ऐसे अक्रॉस इंडिया। मतलब आप ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, फैशन, लाइफस्टाइल, टेक, गेमिंग, हर जॉनर में। तो आज एक आदमी के पास इतने ऑप्शन है कि वो जेन्युइनली उसको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए कि हम क्या करें। अगर आपकी एक माहिरी है जो आपको आती है, आज आप वो स्ट्रीम पकड़ सकते हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम पे अगर किसी को एक्टिंग था, वो था पैशन, तो उसके लिए अगर ये नहीं था तो डेफिनेटली उसके लिए डिप्रेशन था कि वो नहीं दिखा पा रहा, वो नहीं आ पा रहा, वो अपना टैलेंट नहीं शोकेस कर पा रहा। या फिर थिएटर कर लेते थे, फिल्में वो बहुत होती थी तो रीजनल में जाने लगे। तो ऑप्शंस तो अभी इतने भरपूर है कि आपको किसी प्रोड्यूसर या क्रिएटर पर डिपेंड भी करने की जरूरत नहीं। अगर मेरे को
ज्वेलरी या DIY बहुत अच्छा था कि मैं अलग अलग टाइप के मेकअप कर सकती हूँ, दैट इटसेल्फ इज अ प्रोफेशन, बिकॉज आपको ब्रांड्स बोलेंगे हमारे मेकअप को सैम्पल करिए, आपके DIY वीडियोस ऑन 1000 लोग जिनको आप मेकअप बना के ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो ट्रेंड कर सकते हैं। तो इतने सारे मीडियम्स को ये हमारे लिए बहुत एक्साइटिंग है देखना कि इतने लोग इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि हम जो भी कंटेंट बनाते हैं ठीक है हम उसको कंज्यूम करते हैं, बट मैं एज अ यू नो लाइक व्यूअर इतना कंटेंट कंज्यूम करती हूँ और इतने अलग अलग स्टार्टर्स के म्यूजिक का करती हूँ, गाँव के करती हूँ, यू नो एक कपल है जो सिर्फ डांस करते हैं फनी फनी, आपने भी देखा होगा Right. किसी गाँव के झारखंड के, बट वो सब वायरल है। वायरल है, तो टाइम्स हैव चेंज एंड क्रिएटिविटी हैज चेंज सो मच कि हमारे लिए अब सीखने का टाइम सीखने का टाइम आ गया है, राइट। तो आपका कभी मन नहीं किया कि एक्टिंग कर ले? बिल्कुल भी नहीं है। टाइम था मेरे को याद है जब कुसुम में ना नौशीन का कुछ इशू हो रहा था, उसका एक दिन ऐसी मेरी एक एसोसिएट थी जो काफी नौशीन जैसा लगती थी, अचला तक उसका नाम था, तो उसके पहले एक तरह लगता है ये तो ही करी, क्योंकि मैंने बहुत सिखाती थी एक्टिंग इन द सेंस कि हम लोग बहुत फ्रेश एक्टर्स लेते थे कई रोल्स के लिए ना, क्योंकि हमें एक खूबसूरत चेहरा चाहिए, तो शायद उनका एक्टिंग थोड़ा वीक होता था, तो मैं कर करके दिखाती, तो एकता को बड़ा मजा आता था कि नहीं तू ही कर, और आप मानोगे नहीं, मेरे को इतने साल में कभी नहीं लगा कि मेरे को एक्टिंग करना है, कभी भी नहीं। मुझे लगता है जो पावर मेरा स्टोरी टेलिंग में था और जो मैं किसी और में ट्रांसलेट कर सकती थी, दैट वाज ऑलवेज मोर कि मैं खुद कर दूं। ऑफ कोर्स ये गिरा लगता था कि आप जैसे मैं सिखा रही हूँ वैसे क्यों नहीं कर रही, बट ये नहीं कि तुम हटो मैं आ जाती हूँ उसमें, वो नहीं रहा मेरे से टाइम पे। बट आज मुझे लगता है जो मुझे स्टोरीज बतानी है, जैसे आज आपके पॉडकास्ट में बैठे हुए मैं खुद भी एक पॉडकास्टर हूँ, मैं खुद भी वो स्टोरीज बताना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि लोग सुनना चाहते हैं, तो मैं भी ऑफ कोर्स सिमुलेट करती हूँ लोग जिनके पास अच्छी कहानियाँ इंस्पिरेशनल कहानियाँ की वो लोग बताए, बिकॉज एक ऑडियंस है उसको देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने टेलीविज़न किया है, अब आप OTT भी कर रही हैं, तो टेलीविज़न में जो क्रिएटिविटी होती थी और OTT में जो क्रिएटिविटी होती है, तो OTT आने की वजह से क्रिएटिविटी में कमी आई है या फिर क्रिएटिविटी बढ़ी है या फिर उसकी आज़ादी पे कुछ रोक लगी है, क्या क्या हुआ है ऐसा? आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट मीडियम ये जो OTT जो आया है, बिकॉज हमारे पास एक्चुअली टेलीविजन में रिस्ट्रिक्शंस होते थे, हमारे पास इतने राइटर्स आते थे कि हम ये कॉन्सेप्ट करेंगे, और वो जैसे कि आपने कहा ना टाइम के बहुत आगे थे, और क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा TRP में फंसे रहते थे, हमें लगता था शो अच्छा बट इसमें आएगा नहीं, हमें भी पता है क्योंकि ऑडियंस तो वही है, मेरी माँ और दादी, वो सडनली इतना हाईटेक शो तो नहीं देखेंगी या इतना प्रोग्रेसिव शो तो नहीं देखेंगी, वो सीक्रेट गेम्स तो नहीं देखेंगी। तो आई थिंक जितना मीडियम्स खुल रहे हैं ना उतना क्रिएटिविटी का होराइजन एक्सपैंड हो रहा है, राइट। क्योंकि हर आदमी अपनी चीज दिखा सकता है, जो कि मैंने आपको बताई इवन शॉर्ट फॉर्मेट में। आज YouTube में आप कुकिंग का देखना तो आप कुकिंग का देखिए, शायद आप गेमिंग का देखेंगे या मैं फैशन का देखूंगी, तो ये ऑप्शंस कहाँ थे पहले? बिल्कुल। मेरे जो नीस और नेफ्यू थे उनको नहीं समझ आता था शोज, वो कहते हैं क्या दिखा रहे हो, मतलब अगर पूरे न्यूज में कहीं एक रेसिंग माइकल शूमाकर का कोई न्यूज का पीस आया तो उनका इंटरेस्ट होता था, ना इतना इंटरनेट पे होता था वीडियो कंटेंट कि आप क्या देखो, है ना। तो यूट्यूब एंड ऑल पिक्ड अप मच लेटर 20-25 इयर्स के, मतलब पहले उतना नहीं था। तो मुझे तो लगता है अभी क्रिएटिविटी इतनी ज्यादा ओपन हो गई है, एंड इट इज नॉट इवन लिमिटेड कि आपने प्रोफेशनली क्रिएटिविटी सीखी है कि नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक गांव का लड़का जो मकान बनाता है उसका एक, मैंने कल एक बहुत अच्छा एक वो देखा जहाँ पे एक आदमी ना बहुत बड़े लैंड साइड पे खड़ा और दिखा रहे थे ये लड़का ऐसे वीडियो बनाता था उसके बिल्कुल घर पे बैठे बैठे, आज उसने मतलब 5 करोड़ का बंगला बनाया है, My 3 God. वाले का अपने पेरेंट्स के, ठीक है? क्या बात है। मतलब एक किचन में झुग्गी से करता था और उसके पेरेंट्स ऑल्सो एलिवेटेड, और उन्होंने उसको पहली बार फर्स्ट क्लास फ्लाई करा रहा है अपने पेरेंट्स से। क्या बात। तो पावर ऑफ कंटेंट इज दैट, राइट। तो क्रिएटिविटी हैज ओनली ओपन्ड डोर्स फॉर, अगर पहले 5 मिलियन थे या 50 मिलियन बिलियंस पे पहुंच। क्रिएटिविटी बढ़ गई है, अभी लोगों में भी बढ़ गई है, एंड डिजिटल होने की वजह से पूरा अब लोग क्या ये जान रहे हैं कि वो उनके अंदर स्पेशलिटी किस चीज़ की है। मतलब अगर किसी को लगता है कि यार मैं इसमें कुछ अच्छा हूँ, तो मुझे अभी सीरियल पे डिपेंड नहीं होना है, फिल्म पे डिपेंड नहीं होना है, चलो यार यूट्यूब पे ही अपना कुछ डालते रहते हैं, रील्स डालते रहते हैं। बस, और मजेदार है कंटेंट। ये काफ़ी अच्छा हो रहा है आजकल। मैं बोल रही हूँ ना कि आज सबको देखने के लिए उनका कंटेंट है। मेरी Right. फ्रेंड है वो सिर्फ हाई एंड फैशन देखती है, तो उसके लिए इतना है, उसको कोई जरूरत ही नहीं है कि मैं मिस्टिकल कुछ देख रही हूँ या मैं कुछ फिक्शन का देख रही हूँ या मैं कोई क्राइम देख रही हूँ। उसके लिए अपना कंटेंट है जो उसको बिजी रखेगा अगले 10 साल। इसीलिए रील्स फटाफट लोग देख रहे हैं। और प्लस आपको एल्गोरिथम सेट हो जाता है ना, अगर आप वही देख रहे हो तो आपको वही दिखा रहा है, और वही इतना दिखा है अक्रॉस द वर्ल्ड
कि आप कभी थकोगे नहीं देखने के लिए। हाँ। अच्छा, आप स्पिरिचुअलिटी एंड डिवाइन पावर पर बिलीव करती हैं? एक्चुअली ये बहुत बड़ी फाइट मेरे माइंड में रखी है कि रिलीजन क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है। इनफैक्ट मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और मेरे जो फ्रेंड हैं और मेरे को पॉडकास्टर हैं मेरे और कोचिंग, मेरे को लगता है कई बार लोग इतना स्पिरिचुअलिटी की बात करें, शायद मेरे में है ही नहीं वो। एंड वो मुझे बोलते हैं कि निवेदिता, जो तुम्हारा कार्मिक जो गिव बैक है लोगों को ना, दैट इज स्पिरिचुअल। सो प्रोबेबली इवन व्हेन वी हैव इट, हमें पता नहीं है उसको आइडेंटिफाई करना। जो मेरा गुडविल है, जो मेरा गिविंग नेचर है, बीइंग देयर फॉर एवरीवन, दैट इज ऑल स्पिरिचुअलिटी अपेरेंटली। तो अगर आप बोलते हैं कि आप कितने रिलीजियस हैं, जैसे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवली रहते हैं, सो लाइक आई केम फ्रॉम अ फैमिली वेयर माय फादर एंड मदर तो वो एथिस्ट भी थे, बिलीवर्स थे, बट वो इतना ज़्यादा नहीं थे जितना कि हर मंदिर में जाना या हर पूजा में करना है, या आज घर पे मंदिर था बट इट वाज लाइक जस्ट एट द बैक ऑफ इट। रीजनली अभी जिस फैमिली में मैरिड हुई साउथ के, लाइक माय हस्बैंड एंड देयर पेरेंट्स, उन लोगों के लिए इट इज सैक्रोसैंक्ट, मतलब देयर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए ट्रांजिशन रहा है, बिकॉज हम लोग ऐसे बिलीव करते थे कि माइंड में है ना भगवान, क्योंकि हम जो भी करते थे गॉड फेयरिंग होकर ही करते थे। तो आई थिंक रहा है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, अभी भी है, एंड नोबडी रियली इम्पोजेस आज के डेट में कोई होता आपको ये करना है या वो करना है, स्पेशली इन अ लव मैरिज वेयर एवरीवन नोज कि आपके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है। बट अभी मैं ऑब्वियसली थोड़ा चली गई हूँ ट्रांजिशन, बट मुझे नहीं लगता कि जैसे कई लोग बोलते कि बिल्कुल हमारे में डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है एंड स्पिरिचुअल बिल्कुल ट्रांजिशन हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं उतनी इवॉल्व हुई हूँ कि नहीं, बट डेफिनेटली गॉड फेयरिंग हूँ। आज मंदिर होगा तो हाथ जुड़ेगा, ब्लेसिंग चाहिए, कुछ भी अच्छा काम करते चाहिए। पर मेरा ज़्यादा एस्ट्रो ड्रिवन है, मतलब अगर एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा भी फेज आता है जहाँ पे बोलते हैं कि आपको ज़्यादा मूर्ति पूजा नहीं करनी है। तो मैं इतनी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में ड्रिवन हूँ, जो शायद एकता का भी इम्पैक्ट रहा है मेरे में, और मैं खुद भी हूँ। मतलब एकता के लिए वैसा था, सोने पे जवाब जो उसकी लाइक से मेरे भी थे, मैं भी ऑब्सेस्ड थी एस्ट्रोलॉजी से। तो जहां वो 10 लोगों को मिलने जाती थी, मैं भी उसके साथ चली जाती थी, क्योंकि मेरे को खुद भी बहुत ऑब्सेशन था। तो गॉड तो इज लाइक ओमनी प्रेजेंट, मुझे लगता है उनकी ब्लेसिंग के बिना कुछ भी नहीं होता। आज हम जो भी काम शुरू करते हैं, चाहे बच्चे हैं, फैमिली है, घर है, प्रोफेशनल है, उसमें चाहिए ही उनकी ब्लेसिंग। अभी थोड़ा प्रेजेंस 70% ज़्यादा हो गया in my life than before my marriage, because there was a mindset difference. Right. अच्छा, सडनली किसी एक्टर को रिप्लेस कर दिया जाता है, ऐसा सुनने में आता है, कभी रातों रात किसी एक्टर को रिप्लेस कर देते हैं, तो इसके पीछे की कहानी क्या होती है? एक्टर से कोई प्रॉब्लम होती है, या वो ठीक से करने का होता है काम, या फिर ऊपर से कोई ऑर्डर आता है, या फिर किसी और को कास्ट करना होता है? तो इसके पीछे रीज़न क्या है? एक्चुअली बहुत फैक्टर्स होते हैं जब एक एक्टर रिप्लेस होता है ना। ऑडियंस फ्रैंकली स्पीकिंग सिर्फ ये देखना चाहती है कि वो जो नया रिप्लेसमेंट है, इज इट गुड और बैड। जैसे आपने कहा, सुशांत का अपने इंसिडेंट बताया था कि उसको अगर कोई फिल्म मिल गई है, या हमारे टाइम पे जब अमर वादिया को फिल्म मिल रही थी, तो वी हैड टू रिप्लेस। हम किसी का करियर ट्रैक तो नहीं हम लोग कॉप कर सकते, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम थोड़े टाइम के लिए कैरेक्टर को गायब करते हैं, फिर किसी और को ले आते हैं किसी और फॉर्म में। कभी ऐसा भी होता है कि वो एक्टर वर्क ही नहीं करा, आपने एक शो शुरू करा और 99% कास्टिंग है करेक्ट, बट 1% नहीं है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर रोल है जिससे आपकी स्टोरी मेक और ब्रेक होगी फ्यूचर में, तो वो आप इंटरनल एक डिसीजन लेते कि आपको चेंज करना है। जैसे कि मैंने आपको बार बार रिट्रीट किया कि हमारे लिए बालाजी में एकता ही करता धरता थी सब, हमारे लिए उसका विजन सैक्रोसैंक्ट था। अगर उसको लग रहा है नहीं करना तो इट इज अ चेंज। इनफैक्ट वो रिवर्स में चैनल को बोलते थे कि मैं इसको बदल, चाहे चैनल को लगे हाँ या ना, बिकॉज उसका विजन है, उसने सक्सेस दिया, और आपके 8 शोज चल रहे हैं जो नंबर 1। तो हमारे लिए कभी वो क्वेश्चनेबल होता ही था। कभी कभी कुछ ट्रैक्स में हम लोग बोलते थे कि ये कैसे वो कैसे, बट वो बहुत कन्विंस कर देती है, और उसका बहुत सीधे था, देखो या फिर आप मुझे कन्विंस करो, इमोशन से मत करो कि अरे कैसे कर दे, वो तो इतना अच्छा इंसान है। हम आज बिजनेस में, अगर आप शोबिज में हो, आपको सक्सेस देखना, आपको फंड चाहिए आगे अलग चीज चलाने के लिए, तो बहुत सारे होते हैं। पर दूसरे प्रोडक्शन में जब जेन्युइनली लोगों को उनको टीआरपी के उससे डिमांड आता था, तो जब आप बोल रहे हो ऊपर से, तो ऊपर वाला कोई भी हो सकता है, इट कैन बी अ चैनल हेड और इट कैन बी अ चैनल क्रिएटिव, क्योंकि चैनल क्रिएटिव को भी हेड से प्रेशर आ रहा है कि आपका शो क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा। तो अब डे टू डे तो चैनल क्रिएटिव ही देख रहा है शो, और उसको लग रहा है कि कैरेक्टर बिल्कुल हिट ही नहीं कर रहा, ना इमोशन हिट कर रहा, ना कॉमेडी, तो उसको बदल के ये कॉमेडी वाले को ले आते हैं।
तो कभी एक वन चीज नहीं होता रीजन टू पिन पॉइंट कि ये चेंज क्यों हुआ है। इतने बैक एंड में रीजन होते हैं, लोग कई बार बड़े इमोशनल हो जाते हैं, वो नीचे हमारे कमेंट्स में लिखते थे अरे यार इसको क्यों ले आए, उसको नहीं आए, कई बार नहीं भी वर्क करते थे तो जैसे हमने सुजल जब रिप्लेस किया गुरप्रीत के साथ, तो वो नहीं इतना वो करे, बिकॉज इतना ज्यादा सुजल कशिश का रोमांस एंडियरिंग था ना, तो वो फेस फिक्स हो गया था आपके माइंड में, तो वो फेस लोगों के शायद माइंड से निकला ही नहीं है। पर आपको एक जब अच्छाई का वो था तो हमने कैरेक्टर को मिसिंग दिखाया, लाइक मीर को बहुत टाइम बाद, और फिर जब रौनक को लाए तो लोगों को वर्क करने देंगे, तो यू नेवर नो वेदर रिप्लेसमेंट विल वर्क और नॉट वर्क, बट बिकॉज ऑफ रीजंस अननोन यू हैव टू डू दैट। ऑडियंस पे डिपेंड करता है। जी एग्जैक्टली। अच्छा, आप ओटीटी हैंडल करते हैं और तो प्रोसेस क्या है किसी नए प्रोड्यूसर को अगर ओटीटी में कुछ बनाना है, या किसी नए डायरेक्टर को उसमें एंटर करना है, या किसी कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो प्रोसेस क्या होता है? तो समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे लोग लेटर लेकर घूम रहे होते हैं कि इस ओटीटी ने, नेटफ्लिक्स ने, अमेज़न ने अप्रूव कर दिया है, कॉन्सेप्ट अप्रूव कर दिया है फंडिंग के लिए या इन चीज़ों के लिए, ये बीच में बहुत चल रहा था। तो क्या ये सच में ऐसा होता है कि एक लेटर पे वो पहले ही अप्रूव कर देते हैं प्रोजेक्ट को? ये प्रोसेस क्या है अप्रूव करवाने का या करने का काम? ये इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हम ये बना रहे हैं, और मैं पूछती हूँ कि किसी चैनल या किसी ओटीटी ने अप्रूव किया, बिकॉज बहुत लोग कर रहे हो, तो मैं बहुत सीधा उनको ऑप्शन देते कह रहे कि वो तो हो जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। आज एक चैनल या, क्योंकि मैं चैनल साइड पे भी रह चुकी हूँ, मैं ओटीटी के हेड भी रह चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि वो इतना इजी अप्रूवल आता नहीं, जस्ट बिकॉज मेरे पास बिल्कुल माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट है, क्या वो मेरे एथॉस के साथ बैठ रहा है, चैनल के जो मैं बना रही हूँ क्या उसमें वो फिट है, राइट फिट है कि नहीं, उसका बजट फिट है कि नहीं, क्या मैं उसको आगे सब सेल कर सकती हूँ कि नहीं। तो जैसे आपके रीजन है बनाने के कि बहुत पैशनेट है, हमारे भी रीजन है अप्रूवल और डिसअप्रूवल। तो अगर आज आपके पास कोई लेटर लेकर आते हैं, इनफैक्ट मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि क्या कहें, तो मैं तो नेटफ्लिक्स पे लोगों ने लगाता, तो उन्हें इमीडिएटली फोन करके बोला, तो उधर आप मानोगे नहीं कि एक सिंपल सा ग्लिच था .com .co इनका, वो बिल्कुल उनके पास एग्जैक्ट डिटेल्स होते हैं ना, जो लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर हो और आपको लगता है नेटफ्लिक्स का, तो आप जाइए ना बाकायदा, आप उनके ऑफिस में बैठे, आप तो पैसा लगा रहे हैं, आप उनको बोले ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में रखें। अगर आप ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में हैं और आप ब्रॉडकास्टर के साथ बैठे हैं और ओटीटी के साथ बैठे हैं एंड जनरली कुछ एंगेजमेंट है, तो आपको पता चल जाएगा। जस्ट एक लेटर लेके कोई आया कि अरे हम इस चैनल अप्रूव करते हैं, इस पर कौन देता है यार? अगर आप पिक्चर भी करोगे, बोलते हैं हमारे इसने हाँ बोला बस इसको देना, तो आप जाइए ना मीटिंग के लिए। अगर कोई जेन्युइन नहीं करे, वो क्यों माइंड करेगा? कोई मतलब कोई चोरी चकारी करे, वो उसी के दिल में खोट होगा ना कि नहीं लेके जाओ। अगर मैं आज किसी के साथ एंगेज हुई आपके साथ कि मैं ये प्रोजेक्ट आपके साथ कर रही हूँ, आपका मेरा एक अच्छा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि आप ही रिलेशनशिप बेस पे करें ना, तो आपको लगा अच्छा इंसान है या अच्छा मेकर है निवेदिता, चलो इसके साथ करते हैं। तो कल को मैं इनको साथ लेकर आती हूँ और बोलती हूँ कि ये मेरे साथ फंड है, तो आप उनको भी उतना ही जेनुअनली हेलो बोलेंगे। अगर मैं हिचकिचालों पे नहीं मुझे नहीं मिलाना नहीं करना, तो जेनुअनली कुछ समस्या है। तो आई थिंक आजकल साइंस बहुत प्रोमिनेंटली है वहाँ पे कि लोगों को नहीं कुछ, लोग भी स्मार्ट बन गए। आपकी जनरली बात सही है कि शायद 2 साल पहले बहुत ज़्यादा इसका ये मतलब बस था कि लोग ऐसे जाके लेकर आ रहे हैं, अब लोग स्मार्ट हो गए। इनफैक्ट अब तो रियल वाले प्रोजेक्ट भी उन लोग को इतना ज़्यादा वेट करता है कि शायद वो भी निकल जाते हैं फंडर्स, क्योंकि वो वंस बिटन ट्वाइस है वाली बात है कि पहले इतना धोखा खा चुके कि लोग सिर्फ लेटर पे जाके एडवांसेस ये लेते हैं। और इनफैक्ट मेरे को लोग बोलते थे बस आप कॉफी डे पे बैठे हर टेबल पे पिक्चर बन रही है, तो हमारे के पास कोई ना कोई साइंड है। सेसिली तो बहुत फेमस है ना उस टाइम पे शायद नहीं है, अभी सब स्मार्ट हमारे टाइम पे क्या होता था, सब बोलते थे उधर ही पिक्चरें बन रही है, वही सारे शोज इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं होता, तो बहुत सारे लोग करते भी थे, वहां से मेहनत निकलते भी थे, तो उनको भी आप क्रेडिट देंगे। बट बिल्कुल मुझे लगता है कि ड्यू प्रोसेस है, हर जनता जो भी पैसा लगा रहा है बना रहा है। एक दूसरा क्वेश्चन आपने जो मेरे को पूछा था कि किसी को बनाना है, तो देखिए मैं जेन्युइनली ये बोलूँगी कि मुझे आज किसी के लिए बनाना है, डजंट गिव देम अ रीजन कि वो मुझे बनाने दे। पर अगर मैं किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेट हूँ, जैसे गुरनीत मोंगा जी है, वो प्रोजेक्ट्स में बहुत पैशनेट है, तो अपना पैसा देखिए जगह बना लेती, क्योंकि उनको पता है कि ये इस मार्केट में मैं मार्केट और सेल कर पाऊंगी। और उनके मतलब इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं कि वो इंटरनेशनल फिल्म सर्किट में भी अच्छे करें, फिर वो उनको नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म में भी बेच पाई हैं, फिर वो ऑस्कर जैसे जगह पे भी ले जाती है। तो आपको अच्छे मेकर्स के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा जो अच्छे काम कर रहे, अगर आपको जेन्युइनली वो पैशन है। और अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई टेकर नहीं है, तो आप अपने लेवल पे बनाइए ना, उसको यूट्यूब पे मोनेटाइज करिए,
क्योंकि देखिए आप अगर वेट करोगे कोई और कमीशन करेगा तो ही आप बनाओगे, तो जो कमीशन करे ना उसको भी लगता है मतलब आपको विश्वास नहीं है, आप तभी करोगे जब मैं उसको बैक करी। और जो जेन्युइन फिल्म मेकर्स आप देखिए जैसे कांतारा जब ऋषभ ने बनाई है तो उसने तो अपने ही पैसे लगा के अपने आप ही पूरी पिक्चर बनानी, क्योंकि उसको पता था फिल्म में दम है। आज उस चीज का वैल्यू इज 1000x। राइट तो ये तो गट्सी वाले आदमी का ही वो है, जो शायद लाइबिलिटी से परे हो, जिसको ये वर्ल्डली चीजों में ज्यादा वो नहीं है, और वो पैशन उसका है कि मैं यही करूँ और ये सक्सेस है। तो वो कई लोग बना दे रहे हैं। और जैसे कि हमारे कि आज इतने एवेन्यूज हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, जहाँ पे लोग अपना पैशन कहीं ना कहीं किसी विंडो से निकाल दे। अभी तो वो हो गया ना कि 3 मिनट का एक एपिसोड हो गया है, वो 45 मिनट की पूरी वेब सीरीज कंप्लीट हो जाती है, वो इंस्टा पे भी लोग देख रहे हैं। जी। अभी बहुत अच्छा एक तो मैंने वही कहा कि आजकल इतने ऑप्शंस खुल गए कि आपको हिचकिचाने की जरूरत है कि आपने जो पैशन प्रोजेक्ट था कहीं दिखाया नहीं, कहीं ना कहीं तो आप दिखाई दोगे। आपको अपने माइंड का होराइजन ओपन करने पड़ेंगे। राइट सही। मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर खेलेंगे और जानेंगे कि आप कैसे फटाफट हमारे उस सवाल का जवाब देती हैं। टीवी या ओटीटी, OTT, स्क्रिप्ट या इम्प्रोवाइजेशन, improv, इंट्यूशन या डेटा, intuition, एकता कपूर इन वन वर्ड, mentor, टीवी सेट्स या ब्रेनस्टॉर्मिंग रूम्स, brainstorming group, डेली सोप या लिमिटेड सीरीज, limited series, डिसिप्लिन या मैडनेस, discipline. बालाजी डेज की सबसे यादगार बात, So I think मैंने बोला कि हर चीज़ इतनी मेमोरेबल रही है, आई थिंक, बट मिस्टर बजाज। मिस्टर बजाज। ओके आपकी क्रिएटिविटी को अगर एक शब्द में आप एक्सप्लेन करें तो वो शब्द क्या होगा? सबसे पहले ओनली डिसिप्लिन। ओके एक सलाह जो आप अपने यंग वर्जन को देना चाहेंगे? टू बी अ लिटिल मोर पेशेंट। ओह क्या ऑडियंस कंटेंट को बदल रही है या कंटेंट ऑडियंस को? बोथ थिंग्स। बोथ। ओके 15 साल के इस सफर में आपको इंसान के तौर पर कैसे बता? मोर क्रिएटिव एंड मोर इवॉल्व्ड। अगर आज आप पीछे मुड़कर देखें तो उस दौर को एक शब्द में कैसे बयां करेंगे? लर्निंग। बालाजी छोड़ने का फैसला कितना मुश्किल था? एक्चुअली उस टाइम पे नहीं, बिकॉज द टाइम व्हेन आई लेफ्ट हम लोग एक ही शो बना रहे, तो मेरे लिए काम ही नहीं था। तो इट हैपेंड एट अ टाइम व्हेन इट आल्सो लेट मी गो बिकॉज देयर वाज नॉट मच हैप। 15 साल आप जुड़ी रही है बालाजी के साथ, एकता कपूर के साथ। सेक्रीफाइस या प्रिविलेज? प्रिविलेज। टीवी इंडस्ट्री ग्लैमर या समय? या एकता कपूर बॉस या मेंटोर? एंजॉय। बालाजी डेज में मेहनत ज्यादा थी या आज? आज के क्रिएटर्स पेशेंस समझते हैं? नहीं समझते। ओके ओल्ड टीवी डिसिप्लिन आज मिसिंग है? डेफिनेटली। ओ टीआरपी प्रेशर ने क्रिएटिविटी को शार्पन किया? यस। ओके यस एंड नो, बिकॉज सी जैसे कि मैंने कहा कि आपके प्रोड्यूसर पर डिपेंड करना है। वॉज फॉर्चुनेट कि मैं एकता के साथ थी जहाँ पे चैनल का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं था। बट जब मैं एकता के सेबल से लेकर के बाहर गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रोडक्शन का से नहीं है, तो आपकी स्टोरी नहीं चली जाती थी, आप टीआरपी की ही उस पर फंसे रहते थे। तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यूज्ड टू लुक डाउन ऑन योर शो, यूज्ड टू फील कि ये तो हमने एज अ कॉन्सेप्ट नहीं शुरू किया ना। लाइक मैंने कॉन्सेप्ट शुरू किया कि समझिए पंजाब की लड़की जो फ्री स्पिरिटेड थी उसकी शादी के बाद क्या है, और आज मैं दिखा रही हूँ वो लड़की एक बैटल ऑफ उसमें फंसी हुई है कॉर्पोरेट्स। तो आपका कॉन्सेप्ट है वो डिविएट हो जाते हैं। अगर ऑर्गेनिकली आया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि उसका वो है जर्नी हमने दिखाया, बट ओवरनाइट आप दिखा रहे हो कि नहीं वो ग्राउंड ट्रैक वर्क करा, आज सिटी ट्रैक वर्क करा, बिकॉज रेटिंग्स आर इन द सिटी, तो वो बहुत माइंड बॉगलिंग है। राइट ओटीटी फ्रीडम मिथ है? नहीं है, फ्रीडम है। फ्रीडम है राइट। थैंक यू सो मच निवेदिता, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आपकी जर्नी से उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। आई होप उनके लिए ये रेलिवेंट है, बिकॉज अभी क्या है ऑडियंस उतना टेलीविजन की तरफ उतना लाइक बैंड नहीं रखती है। उन लोग ज़्यादा इनफैक्ट
शॉर्ट फॉर्मेट आजकल इतना काम कर रहे हैं कि 15 सेकंड में आपका माइंड भी बदल जाता है और आपको नई चीज़ें भी देखनी है। तो मेरे को लगता है टेलीविजन अच्छे से सर्वाइव करे, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा ऑडियंस सबके लिए, आज भी मेरी मदर टेक सेवी नहीं है, वो तो इनफैक्ट सोनी से सोनी लिव नहीं जा सकती, उनको आज भी अपने टेलीविजन चैनल ही पसंद है। आज वो इतनी बड़ी स्पोर्ट्स की क्रेजी फैन है, बट वो फिर भी टेलीविजन चैनल पे ही वो देखेंगी रादर देन ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म। सो आई थिंक द टाइम्स हैव चेंज्ड, वी हैव चेंज्ड, एंड thank you so much for having me and having this conversation, reliving my old TV memories, and thank you for the audience to come and watch our episode. Thank you. Thank you.